Very good morning, all of you. I hope you are doing well. और टॉपिक्स लिख के भेजो। वेद प्रकाश वर्मा, अच्छा डायग्राम बनाने में टाइम लगता है और स्क्रीनशॉट नहीं आता है। अच्छा ओके। साउंड नहीं आ रहा है? अभी आ रहा है साउंड? हर्षित, पुष्पेंद्र, स्वाति प्रिया, श्वेता यादव, भवानी मोदी, सुरजीत सिंह ठाकुर, रविराज, गौरव यादव, सर्वेश, आइसोथर्म्स टॉपिक हो गया था। ओके। फुल स्क्रीन नहीं हो रहा है नरेंद्र मीना। फुल स्क्रीन होता है, उसके राइट के सबसे ऊपर में एक छोटा सा बटन आ रहा होगा, उसको टच करो 2 बार। गुड मॉर्निंग अभिषेक। ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन ये होना है। सर एक क्लास से मन नहीं भरता। चलो ओके, शुरू करते हैं। गायत्री भार्गव, गुड मॉर्निंग। ज्ञान, राजदीप, मोहित, वेरी गुड मॉर्निंग। चलो, लेकिन ऑनलाइन क्लास का एक फ़ायदा ये भी है कि नाम मुझे सब याद हो गया है। जितने लोग लाइव आ जाते हैं, लाइव तो 30% लोग आते हैं, बाकी लोग तो वीडियो के चक्कर में ही रहते हैं कि कभी भी देख लेंगे। हमारे पास आज एक ऐसा चेयर है जिस पे हम उखड़ू होकर, ऊंचे होकर बैठ सकते हैं। देखो, ऐसे क्लास लिया जा सकता है। पहले जो चेयर था उसमें हम नीचे डूब जाते थे। हमारा पानी दे दीजिए। खुद ही लाना पड़ेगा, हमारी मेड्स है। पानी दे दीजिए हमारा। ओके बाबूजी। और एक ग्लास भी दे दीजिए। वो जो कप रखा है ना, वाइट वाला, वही।
लगा लीजिए। शुरू करते हैं। सफाई भी हो गया कमरे का। ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। आया तो लेकिन ब्लैक में आ गया। ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। आर्द्रता एवं वर्षण। आर्द्रता क्या है, वर्षण क्या है, इस टॉपिक पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बैकग्राउंड के लिए बहुत जरूरी है। हीट बजट विसंगति क्या है, वही जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो 1.6 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है। सैटरडे संडे का टाइम बिल्कुल रख सकते हैं। एक दिन पहले मैं ऑफिस में था और ऑफिस में हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स से मुलाकात की और बहुत सारे लोग डिस्कशन किए। वीक में 2 दिन तो ऑफिस आते हैं ना बैठने के लिए, डिस्कशन के लिए, तो आप आ सकते हो 2 दिन। अभी सोनू से एक बार इंक्वायरी कर लेना कि कब आएंगे, क्योंकि अभी अब तो शायद 27 के बाद ही आएंगे। चलो ओके। लिखो ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। ह्यूमिडिटी क्या है लिखना है, आर्द्रता क्या है लिखो। आर्द्रता से तात्पर्य है वायु में उपस्थित अदृश्य जल अथवा वायु में उपस्थित अदृश्य जल अथवा अंतर आणविक रिक्तिकाओं में प्राप्त जलवाष्प की कुल मात्रा। जलवाष्प की कुल मात्रा
जलवाष्प की कुल मात्रा। जबकि मॉइस्चर, दो शब्द है, ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर, आर्द्रता और नमी। देखो, जबकि मॉइस्चर का अर्थ है वायु में उपलब्ध संपूर्ण दृश्य एवं अदृश्य जल की कुल मात्रा, दृश्य एवं अदृश्य जल की कुल मात्रा, जिसके अंतर्गत जलवाष्प प्लस हिमकण, जलकण, अथवा हाइग्रोस्कोपिक वाटर, अथवा हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो अदृश्य होते हैं, या ऐसा कर दो, अदृश्य हाइग्रोस्कोपिक वाटर की कुल मात्रा का योगफल कुल मात्रा का योगफल, अर्थात मॉइस्चर में जल की तीनों अवस्थाओं की गणना है, जो वायु में निलंबित अथवा घुलित दशा में, निलंबित अथवा घुलित दशा में प्राप्त होती है। निलंबित अथवा घुलित दशा में प्राप्त होती है। अतुल शर्मा लिख रहे हैं मैं होम टाउन में हूं। तो होम टाउन में हो, फिर कितने दूरी पे हो? कुमार सोनू, गुड मॉर्निंग। तो जलवाष्प, हिमकण, जलकण, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन में पहले तो यही समझना है कि ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर में अंतर क्या है। ह्यूमिडिटी क्या है? अदृश्य जल अथवा जलवाष्प की घुलित मात्रा, और ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में जलवाष्प रहता है वायु के। जबकि मॉइस्चर वायु में उपस्थित जल की कुल मात्रा है। जल किसी भी फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, और अदृश्य जल भी हो सकता है। जैसे हाइग्रोस्कोपिक वाटर अदृश्य जल होता है, ये कभी भी वर्षा के रूप में नीचे नहीं आ सकता है, लेकिन वायु की नमी को ये मेंटेन करता है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर वो होता है जो कि अगर वायु का तापमान -40 डिग्री भी हो तब भी ये संघनित नहीं हो पाता है, इतना सूक्ष्म है। और ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर ठंडे से ठंडे वायु में भी रहता है, शुष्क से शुष्क वायु में भी हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहीं न कहीं रहता है। वायु कभी इसका त्याग नहीं करती। वायु की बहुत ही सूक्ष्म आंतरिक नमी है ये। हमारे छोटे छोटे डिस्कशन से भी क्वेश्चंस निकल करके आ जाता है, इसलिए बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है क्लास में कि ह्यूमिडिटी एंड मॉइस्चर में अंतर क्या है।
बहुत कम लोग समझते हैं इसको। अब आगे लिखो, ह्यूमिडिटी के प्रकार अथवा मापन। ह्यूमिडिटी के, आर्द्रता के प्रकार क्या है, मापन क्या है? एक ही बात है, मापन आए, प्रकार आए या प्रारूप आए, फॉर्म आए, तो एक ही बात होगी। सबसे पहला है आर्द्रता के प्रकार में, आर्द्रता के प्रकार में होगा, सबसे पहला होता है मिक्सिंग रेशियो, मिश्रण अनुपात। मिश्रण अनुपात, मिक्सिंग रेशियो। मिश्रण अनुपात लिखो। मिश्रण अनुपात क्या है? लिखो, वायु में, नहीं, दिए गए 1 किलोग्राम वायु में जलवाष्प का कुल भार एवं शुष्क वायु के कुल भार के अनुपात को मिश्रण अनुपात कहते हैं। अर्थात यह वेट ऑफ वाटर वेपर अपॉन वेट ऑफ ड्राई एयर होता है। वेट ऑफ वाटर वेपर अपॉन वेट ऑफ ड्राई एयर होता है। इसको मिक्सिंग रेशियो कहते हैं। जैसे मान लो कि एक दिए गए वायु में 1 किलो वायु है, इसमें 200 ग्राम वाटर वेपर निकला और 800 ग्राम निकला है ड्राई एयर, तो ये अनुपात क्या होगा? 1:4 के अनुपात में आर्द्रता प्राप्त हो रही है। इसको कहते हैं मिक्सिंग रेशियो। 4 भाग शुष्क वायु का है तो 1 भाग, तो ये मिक्सिंग रेशियो है। बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही सिंप्लीफाई करके आपको बताया गया। आप इसको देखो, लिखो, समझो, और कोई प्रश्न आए तो पूछो। वैसे प्रश्न आना नहीं चाहिए।
ओके, तो ये है मिक्सिंग रेशियो। दूसरा लिखो आफ्टर मिक्सिंग रेशियो। दूसरा है ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी का मीनिंग क्या है? ह्यूमिडिटी कैपेसिटी का मीनिंग है, लिखो, दिए गए अथवा नियत तापमान पर किसी भी वायु पार्सल ऑफ एयर, किसी भी वायु प्रकोष्ठ की जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता, जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता, जैसे मान लो ये एक वायु प्रकोष्ठ है ए और एक वायु प्रकोष्ठ है बी। अब ए का तापमान मान लेते हैं 0 डिग्री है और बी का तापमान मान लेते हैं 30 डिग्री है, तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी किसका ज़्यादा होगा? बी का होगा, क्योंकि गर्म वायु में जलवाष्प को ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। आप लिखिए, गर्म वायु में जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है, क्योंकि गर्म वायु में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, अंतराण्विक अंतरिक्ष या रिक्तिकाएं विस्तृत होती हैं, अंतराण्विक रिक्तिकाएं विस्तृत होती है। अंतराण्विक रिक्तिकाएं विस्तृत होती है, तो वाटर वेपर को होल्ड करने की क्षमता भी इसकी अधिक होगी। लिखो, जबकि ठंडी वायु की क्षमता घट जाती है क्योंकि इसके आयतन में भी कमी आती है। इसके आयतन घटेगा, ठंडी वायु होगी तो संकुचित होगी। यानी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी का तापमान से समानुपाती संबंध है, समानुपाती संबंध है तापमान से। इसको इस तरह से लिखा जाएगा, ये कहते हैं ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। तीसरा है निरपेक्ष आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी लिखो, दिए गए नियत आयतन में उपस्थित जलवाष्प के कुल भार, उपस्थित जलवाष्प के कुल भार
को निरपेक्ष आर्द्रता माना जाता है, अर्थात वेट ऑफ वाटर वेपर अपॉन वॉल्यूम ऑफ द एयर पार्सल या एयर कॉलम। जलवाष्प का भार बटा वायु प्रकोष्ठ का आयतन, अर्थात वेट ऑफ वाटर वेपर क्या हो गया, ग्राम पर क्यूबिक मीटर। ग्राम पर क्यूबिक मीटर, या इसका ये भी हो सकता है केजी पर क्यूबिक किलोमीटर। यह है निरपेक्ष आर्द्रता। अब देखो तापमान से क्या संबंध होगा, तो तापमान से इसका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर वेट तो वही रहेगा, वेट कांस्टेंट रह जाएगा, लेकिन तापमान बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो लिखिए, चूंकि तापमान में वृद्धि से आयतन में वृद्धि होगी, तापमान में वृद्धि से आयतन में वृद्धि होगी, अतः अरे भाई, तुम्हारा होम टाउन का नाम तो कोई होगा। तो ये तापमान बढ़ाने से चूंकि आयतन में वृद्धि होती है, या तापमान घटने से आयतन में कमी होगी। तो अगर हम तापमान घटाएंगे तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, तापमान बढ़ाएंगे, यहां देख लो, मान लो कि 100 ग्राम जलवाष्प है, और नीचे अगर मान लो पहले हम x रख लेते हैं, आयतन x है, और अगर हम x+2 कर दिए तो निरपेक्ष आर्द्रता का मान घटा ना, यानी वॉल्यूम बढ़ गया। तापमान बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो यहां पे लिख दो कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये हमारा निष्कर्ष होगा। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब आते हैं नंबर 4। नंबर 4 है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, विशिष्ट आर्द्रता। विशिष्ट आर्द्रता क्या है? तो विशिष्ट आर्द्रता में आपको देखना है
कि मेजरमेंट कैसे करते हैं, कैसे मापन करते हैं इसका। लिखो, दिए गए वायु राशि में या वायु प्रकोष्ठ में, दिए गए वायु राशि में दिए गए वायु राशि के कुल भार में, वेट अपॉन वेट है ये, तो दिए गए वायु राशि के कुल भार में मॉइस्चर यानी नमी के कुल भार का आनुपातिक विश्लेषण होता है। नमी के, मॉइस्चर के कुल भार का आनुपातिक विश्लेषण होता है। अर्थात यह वेट ऑफ द मॉइस्चर held by the air, नमी की मात्रा के कुल भार जो वायु में निहित है बटा या वायु में निहित नमी के कुल भार एवं एयर पार्सल के यानी वायु के कुल भार, वायु के कुल भार का अनुपात होता है। अब मिक्सिंग रेशियो से यह अलग कैसे है? यह भी वेट अपॉन वेट है, वेट अपॉन वेट ही है ये भी। यानी इसको भी हम आप देखोगे तो ये ग्राम अपॉन केजी ही है, लेकिन यहां ग्राम में किसकी मात्रा निकाली जा रही है? मिक्सिंग रेशियो में क्या था, अगर आपको याद आ रहा हो, मिक्सिंग रेशियो में था हमारा कि वहां पर, यहां देखो ये मिक्सिंग रेशियो था, मिक्सिंग रेशियो था वेट ऑफ वाटर वेपर अपॉन वेट ऑफ ड्राई एयर, समझा? लेकिन इसमें अलग है, इसमें वेट ऑफ वाटर वेपर नहीं है, इसमें वेट ऑफ मॉइस्चर है। और वेट ऑफ मॉइस्चर का मतलब हो गया कि सभी प्रकार के वेट ऑफ द मॉइस्चर है ना यहां पे। तो यहां ऊपर में हम लोग क्या ले रहे हैं? वाटर वेपर प्लस आइस क्रिस्टल प्लस वाटर ड्रॉपलेट्स प्लस हाइग्रोस्कोपिक वाटर अपॉन वेट ऑफ द एयर पार्सल, जो वायु का कुल वेट है, वायु का कुल वेट है। ये ग्राम पर केजी विशिष्ट आर्द्रता को निकाला जाता है। अब बताओ, तापमान में परिवर्तन से विशिष्ट आर्द्रता पर क्या फर्क पड़ेगा? बोलो। तापमान के परिवर्तन से आयतन संबंधी परिवर्तन होते हैं, न कि वेट संबंधी परिवर्तन, है ना? मास तो वही रहेगा, तापमान हम कुछ भी कर दें, मास वही रहेगा, उसका वेट वही रहेगा वो। तो तापमान में परिवर्तन से विशिष्ट आर्द्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप इसको याद रखो कि तापमान में परिवर्तन से विशिष्ट आर्द्रता नियत रहती है, क्योंकि वेट अपॉन वेट है। किसी भी दिए गए एक नियत वायु के आयतन, अगर तुम ऊपर से पानी घुसा दोगे, ऊपर से जलवाष्प अंदर डालोगे तो अलग बात हो गई। तुम सोचोगे कि तापमान बढ़ाएंगे वाष्पीकरण होगा और वाष्प अंदर जाएगा, तो वाष्पीकरण तो कहीं बाहर से ला रहे हो ना। उसमें दिए गए नियत वायु राशि की जब गणना की जाएगी तो उसके अंदर में अगर तापमान बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, उससे उसके स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए उलूल जुलूल फजूल ये सब जो लोग सोचते हैं, आप सोचने लगो, ये ऐसा नहीं करना है।
ओके, अब आते हैं नंबर 5। यह है हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यानी सापेक्षिक आर्द्रता। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्षिक आर्द्रता। इसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको हम लिख देते हैं, फिर समझाते हैं। बहुत सिंपल है, अगर चाहो तो इसमें उलझ सकते हो, चाहो तो सेकेंड्स में सिंप्लीफाई हो सकता है। तो RH इज इक्वल टू वास्तविक जल की मात्रा, एक्चुअल वाटर प्रेजेंट। एक मान लो एक वायु राशि दिया गया आपको है, तो उसमें वास्तव में कितनी जल की मात्रा है, बटा होल्डिंग कैपेसिटी यानी जल ग्रहण करने की क्षमता इंटू 100, ये RH होता है। वास्तविक जल की मात्रा, कोई एक वायु राशि आपको दिया गया है तो उसमें कितना जल का मात्रा है और उसकी जल ग्रहण करने की क्षमता कितनी होगी। तो जल ग्रहण करने की क्षमता का निर्धारक होता है दिए गए तापमान पर। तो ये भी लिख दो, दिए गए तापमान पर, जैसा तापमान होगा वैसा ही उसका जल ग्रहण करने की क्षमता होगा, और उसी के आधार पर वास्तविक जल की मात्रा भी निकलेगी। तो दिए गए तापमान पर, मान लो 0 डिग्री तापमान है तो अलग क्षमता है, और जैसे मान लो एक कॉलम ऑफ एयर है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, एक ये कॉलम ऑफ एयर है जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। तो जल ग्रहण करने की क्षमता किसकी अधिक होगी, जिसका तापमान अधिक है। जिसका तापमान कम है उसका जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है। अब समझना ये है कि मान लो कि ये दोनों ही शुष्क वायु हैं, दोनों में ही कोई जलवाष्प नहीं है। तो अब क्या होगा कि इसमें जल ग्रहण करने की क्षमता मान लो कि 10 kg है, और इसमें मान लेते हैं 15 kg है। इतना जलवाष्प दोनों में एकोमोडेट हो सकता है। लेकिन अगर हम प्रतिशत में देखेंगे तो ये 15 kg अपने पूरे आयतन का कितना होगा। अगर 15 kg पूरा दे दिया गया तो 100% इसका हुआ ना, और ये 10 kg इसका 100% होता है, क्योंकि उसकी क्षमता को अगर हम प्रतिशत में लेकर के जाएंगे तो किसी भी तापमान पर वायु की जल ग्रहण करने की क्षमता, उसका पोटेंशियल, उसका कैपेसिटी, वो कितना होगा, वो होगा 100%। ह्यूमिडिटी कैपेसिटी यहां पर है कि ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कितना है वायु का, तो तापमान पे होता है। लेकिन याद रखो कि अगर हम उसको एब्सोल्यूट फिगर में देखेंगे तो 10 ग्राम 15 ग्राम ऐसे होगा, लेकिन अगर उसको हम प्रतिशत में देखेंगे तो क्या होता है, वो 100% ही होगा। तो यहां पे होता है इन प्रतिशत, यहां पे प्रतिशत में लिखा जाता है, न कि उसके वास्तविक क्षमता को लिखा जाता है। और यहां पर है कि उसमें मान लो 15 ग्राम जल है तो 15 ग्राम जल में 5 ग्राम इसमें उपलब्ध है।
तो वो वास्तविक जल की मात्रा हो गया। अब इसको ऐसे समझना है, एक सिंप्लीफाई कर देते हैं कि जल ग्रहण करने की क्षमता किसी भी तापमान पर किसी भी वायु का 100% ही होता है। जैसे मान लो कोई किसी का तापमान है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, अब 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको 15 ग्राम वाटर वेपर को एकोमोडेट करेगा, तो 15 ग्राम उसके उस वायु के लिए क्या हुआ, उसका 100% हुआ ना। और कोई वायु अगर 10 ही ग्राम एकोमोडेट करेगा तो उसके लिए 10 ग्राम ही 100% हुआ। यानी यहां पर जल ग्रहण करने की क्षमता को अगर प्रतिशत में लेंगे तो किसी भी वायु का 100% ही होता है। ये समझने के बाद आपको एक बहुत सिंप्लीफाइड विधि से समझा देते हैं। मान लो कि कोई वायु है, आप कहीं पढ़ रहे हो, किसी बुक में पढ़ रहे हो कि वायु में 60% सापेक्षिक आर्द्रता है। अब 60% सापेक्षिक आर्द्रता का अर्थ क्या हुआ? उसका एक बहुत सिंपल सा अर्थ है कि उस वायु में 60% भाग संतृप्त है और 40% भाग संतृप्त नहीं है। बस इतना ही मीनिंग उसका हुआ। यानी 40% भाग उसका अभी भी रिक्त है, जिसमें वाटर वेपर को वह होल्ड कर सकता है। दूसरा सेंटेंस मानते हैं कि दिए गए वायु राशि में RH 100% है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वायु में अब जलवाष्प की मात्रा एकोमोडेट नहीं हो सकती है। अब वह वायु जलवाष्प को होल्ड नहीं कर सकता है, इससे अधिक होल्ड नहीं कर पाएगा। तो इस तरह के वायु को हम लोग क्या कहेंगे? पूर्णतः संतृप्त है। यानी RH के माध्यम से क्या ज्ञान हो रहा है? संतृप्तता का। अंतिम लाइन सुनो, अगर लिखा है कि RH 20% है, इसका मतलब क्या हुआ कि वह वायु शुष्क वायु की तरफ जा रही है और उसका 20% भाग ही जलवाष्प से युक्त है और 80% भाग वह असंतृप्त है। असंतृप्त का मतलब होता है वायु के अंतर आणविक रिक्तिकाओं में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हैं, जो गैस के अणु हैं, उनके मध्य में जो रिक्तिकाएं होती है, उसी में जलवाष्प घुल करके अंदर जाता है ना। तो जलवाष्प की मात्रा वहां अनुपस्थित है। मान लो लिखा है कि RH 0%, इसका मतलब क्या हुआ? वायु पूर्णतः असंतृप्त है। यानी अगर किसी वायु में जलवाष्प की मात्रा 100% है तो वह संतृप्त वायु है। अब इसको लिखो RH, यदि RH 100% है तब वायु संतृप्त कहलाती है। वायु संतृप्त कहलाती है। अब इसका एक उदाहरण लेते हैं और समझने की कोशिश करो, बहुत आसानी से समझ में आएगा। मान लो कि हमारी रोटी खाने की कैपेसिटी 40 है, देख के लगता भी होगा। तो 40 रोटी खाने की हमारी कैपेसिटी है और मुझे 20 रोटी खिलाया गया, तो कुल वास्तविक मात्रा कितनी है हमारे तोंद में? बताओ। 20। तो कितना प्रतिशत भाग हमारा खाली रह गया? कितना प्रतिशत भाग हमारा खाली रह गया? बताओ। 50%। सिंपल है ना। तो 50% हमारा RH हो गया। फिर इसको समझो, मान लो हमारे खाने का कैपेसिटी 40 रोटी है, 40 रोटी मिला तो हम पूरी तरह संतृप्त हो गए, पूरा पेट भर गया। तो हमारा RH क्या हुआ? 100% हुआ, पूरी तरह संतृप्त हो गए। और 40 रोटी की जगह अगर मान लो 10 रोटी मिलता है तब कितना होगा? बताओ, कैलकुलेट करके बताओ, प्रतिशत में बताना होगा। 10 रोटी प्राप्त हुआ। एक चौथाई भरा ना, तो RH कितना हुआ?
25%, तो RH 25% हो गया। समझ में आया? आशा है आप समझ में आ रहा होगा इस उदाहरण के द्वारा। और RH और विशिष्ट आर्द्रता मौसम विज्ञान में ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और मौसम विज्ञान में जब भी हम लोग किसी साइक्लोन का स्टडी करते हैं या फिर बादलों का या प्रेसिपिटेशन की संभावना का या किसी भी थंडर स्टॉर्म का प्रेडिक्शन करते हैं, तो उसमें स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को ही देखा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे लिखो यदि RH, ऐसा लिखो कि तापमान का RH से व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। RH और टेम्परेचर का व्युत्क्रमानुपाती संबंध होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि अगर मान लो कि हमारे पेट में 40 रोटी का कैपेसिटी था और तापमान बढ़ने से आयतन बढ़ता है। अब हमारे पेट का कैपेसिटी 80 कर दो, बढ़ा दो, 80 रोटी खा सकते हैं अब। तो ये जब 80 रोटी का कैपेसिटी आपने बढ़ा दिया, आयतन संबंधी परिवर्तन कर दिए, आयतन को बढ़ा दिया, उसका होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा दिया, तो उसमें जो हमने पहले 20 रोटी डाला था, तो अब 80 में 20 क्या होगा? 25% ही भाग भरा है ना। समझने की कोशिश करनी है। और पहले 40 में 20 था तो 50% था, 50% भाग संतृप्त था। अब 80 में वही 20 रोटी क्या करेगा? सिर्फ 25% भाग को भरेगा। यहां उदाहरण में देखो, मान लो कि यह एक वायु राशि है जिसका तापमान मान लिया 20 डिग्री है और इसमें RH मान लेते हैं 50% है। 50% ये संतृप्त था। अब इसका तापमान कर देते हैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका तापमान बढ़ा करके हमने 30 डिग्री कर दिया। तो अगर ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कर दिया तो इस वायु का आयतन बढ़ेगा ना। जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है उसमें वृद्धि होगी, अंतर आणविक रिक्तिकाएं बढ़ जाएंगी, तो उसका होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ता चला जाएगा। अब होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गया, आयतन बढ़ गया, तो वही जितना 50% जो आर्द्रता था, जो हमारी 20 रोटी थी, उसी आर्द्रता को इट हैज टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड इन द लार्जर वॉल्यूम ऑफ एयर। उसी का पुनर्वितरण करना है पूरे आयतन में। आयतन बढ़ रहा है, जलवाष्प की मात्रा तो नहीं बढ़ रही है ना। तो क्या होगा कि RH में कमी होने लगेगी, RH घट जाएगा। आयतन बढ़ाओगे, RH घटेगा। इसका उल्टा करके देखो, अगर हम इसके तापमान को 20 डिग्री था ना, 20 डिग्री से घटा करके हमने 10 डिग्री कर दिया, अब देखो क्या होगा। तो ये जो आयतन है ये घट करके छोटा हो गया। अब आयतन छोटा हो गया मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस घट गया, तो उसमें 50% जो जल था अब इसके ज्यादा भाग को संतृप्त करेगा, यानी RH बढ़ जाएगा। इस तरह से देखो कि हमने 40 रोटी खाने की कैपेसिटी है हमारी, अब उसको हमारे अमाशय पकवाशय जो भी है उसको लोगों ने बांध दिया, छोटा कर दिया, तो अब उसमें 30 रोटी ही खाने की क्षमता है। तो 30 रोटी में 20 रोटी हमने खाया, तो हमारा संतृप्तता क्या हुआ? बढ़ गया। यानी तापमान से RH का क्या संबंध है? व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसको लिखो कि RH का तापमान से व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। अब यह भी समझना है कि RH पर प्रभाव कैसे पड़ता है तापमान का, या किसी भी वायु राशि का RH कैसे परिवर्तित होता है, उसके परिवर्तित होने का क्या क्या कारण हो सकता है, इसको देखना है। तो RH में चेंज कैसे होगा? मान लो कि एक वायु राशि है, तो एक तो इसका शीतलन करे या तापन करे, तो पहला कारण क्या है इसका? तापीय परिवर्तन करे।
अगर इसका हम तापीय परिवर्तन करें तो ये इसमें RH में परिवर्तन होता है, और इसमें अगर हम इसके आयतन में परिवर्तन ना करें और इसमें जलवाष्प की मात्रा को हम ऐड कर दें तब भी तो RH बढ़ सकता है ना। तो अगर हम जलवाष्प की मात्रा को इसमें ऐड करते हैं तब भी इसका RH बढ़ सकता है और संतृप्तता की ओर यह वायु जा सकती है। जैसे बादलों में यह घटना घटती है कि बादल में अगर अतिरिक्त जलवाष्प प्रवेश कर जाता है तो वह बादल बहुत जल्दी संतृप्त, संघनन और फिर वर्षा उत्पन्न करने लगता है। बादल का मतलब होता है संघनित वायु। अब संघनित वायु का यह अर्थ नहीं होता है कि वह जल से संतृप्त हो, नहीं, वो संघनित वायु है, फॉग है, वह भी बादल है। तो फॉग में कहां वर्षा होती है, क्योंकि उसमें जलवाष्प की कमी है। जब भी वर्षा होगी वो होती है सुपर सैचुरेशन पे, संतृप्तता पर भी वर्षा नहीं होती है। 100% RH पे कभी वर्षा नहीं होती है। इतना तो उसका होल्डिंग कैपेसिटी ही था। मान लो कि मुझे 40 रोटी खिलाया गया तो हम संतृप्त हुए ना, और मान लो कि 40 की जगह 50 रोटी ठूंस दोगे अंदर, अति संतृप्तता, सुपर सैचुरेशन हो रहा है, तब वो वोमिटिंग हो जाएगा। वैसे ही बादल, समझ गया, वैसे ही बादल का वो एक प्रकार का प्यूक है, वो क्या बोलूं मैं उसको, जो अतिरिक्त जल है उसको शेड करता है, जो उसके होल्डिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड है उसको वो शेड करता है। या फिर टर्बुलेंस अगर बादल में आ जाएगा तो बादल को अगर पकड़ के हिलाओगे तो उससे कण बाहर निकल आते हैं। टर्बुलेंस के कारण भी हो सकता है कि वर्षा हो। ये जलवायु विज्ञान जटिल है, बहुत आनंददायक है, इसलिए आराम से इसको धीरे धीरे करके समझना है। ओके, अब देखो, तापीय परिवर्तन के कारण तो हुआ। अब RH में, सापेक्षिक आर्द्रता में शीतलन का क्या प्रभाव होगा? RH बढ़ने लगता है। जलवाष्प ऐड करने से क्या होता है? RH बढ़ने लगता है। तो शीतलन से, जलवाष्प के एडिशन करने से RH में परिवर्तन होता है। दो चीज, और वायु संतृप्तता की ओर बढ़ने लगती है। ये आपको याद रखना है। और जब वायु संतृप्तता से अति संतृप्तता की ओर बढ़ने लगेगी, सुपर सैचुरेशन जब होगा, तभी वर्षण की संभावना होती है। तो आप लिखो कि वायु में संतृप्तता जिस तापमान पर प्राप्त होगी, वायु में संतृप्तता यानी RH 100% जिस तापमान पर प्राप्त होगी, उसे ड्यू पॉइंट कहते हैं, ओसांक कहते हैं। अब ओसांक की प्राप्ति के बाद संघनन नहीं होता है। ओसांक वह तापमान नहीं है जिस पर संघनन होगा, बिल्कुल नहीं। कई पुस्तकों और कई देखे हैं मैंने, कई आजकल कूद के पढ़ा रहे हैं सब वीडियो स्क्रीन पे, उन लोगों को देखा है कि संघनन में ये बात करने लगते हैं। संघनन का तापमान ड्यू पॉइंट नहीं है। जिस तापमान पर वायु संतृप्त होगा, RH 100% हो गया, उसको ओसांक कहते हैं। लिखो, यदि ओसांक 0 या सब 0 टेम्परेचर पर है, वायु का तापमान 0 और उससे नीचे है, तब उसे हिमांक कहते हैं। वो फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। एक ड्यू पॉइंट है, दूसरा फ्रीजिंग पॉइंट है। ओसांक है, हिमांक है। उसे
ओसांग कहते हैं, या ओसांग क्या हिमांग, जो भी है, आपको समझा दिया। ओके, नेक्स्ट अब लिखो संघनन क्या है। संघनन क्या है? लिखो ड्यू पॉइंट के या ओसांग के प्राप्ति के पश्चात, उस तापमान पर नहीं, के पश्चात संघनन के कार्य होते हैं। के पश्चात संघनन के कार्य होते हैं। यानी मान लो अगर संघनन 5 डिग्री पर हुआ है, सॉरी, अगर ओसांक 5 डिग्री है तो संघनन 5 डिग्री पर नहीं होगा, 5 डिग्री से कम होगा, जितना भी कम हो। तो संघनन ओसांक की प्राप्ति के पश्चात होता है। फिर लिखो संघनन का अर्थ है चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर वेपर, जलवाष्प के भौतिक दशा में परिवर्तन। अर्थात जलवाष्प का हिमकण अथवा जलकण में परिवर्तन। हिमकण अथवा जलकण में परिवर्तन, यह संघनन है। लिखो संघनन के बिंदु 11 माइक्रोन, जो संघनन का बिंदु होता है, जो इनिशियल संघनन बिंदु बनते हैं या जलवाष्प कण जलकण बनते हैं या हिमकण बनते हैं, उनका डायमीटर, उनका व्यास 11 माइक्रोन, उनकी आकृति 11 माइक्रोन से अधिक होती है। 11 माइक्रोन से अधिक होती है। और 11 माइक्रोन से 600 माइक्रोन तक होती है। ऐसा लिख दो, 11 माइक्रोन से 600 माइक्रोन तक होती है। और 600 माइक्रोन के बाद वायु उस भार को ग्रहण नहीं कर सकता है, तभी वर्षण होगा। यानी संघनन के बिंदुओं का भार यदि 600 माइक्रोन या उससे अधिक होगा तभी वर्षण उत्पन्न होगा। संघनन से भी वर्षा नहीं होती है। अब प्रश्न है कि माइक्रोन क्या है। तो मान लो हमारा एक बाल उखाड़ लो, अपना ही उखाड़ लो, और उस बाल का डायमीटर होता है 75 माइक्रोन। तो 75 माइक्रोन, 11 माइक्रोन, तुलना करके देख लो। समझने के लिए मैंने बताया ये आपको। ओके, आगे लिखो। लिखो संघनन के कारण, संघनन के कारक क्यों होता है। संघनन क्यों होता है? पहला कारण है तापीय परिवर्तन, ताप में ह्रास, शीतलन। एडियाबैटिक कूलिंग बोलने में डर लग रहा है मुझे अभी, तो आप यहां लिख सकते हो रुदोष्म शीतलन, लिख दो, लेकिन समझाएंगे नहीं। एडियाबैटिक कूलिंग या रुदोष्म शीतलन। तो रुदोष्म शीतलन हो गया एक। विदाउट loss or gain of heat from the system if temperature is changed, तो उसको कहते हैं एडियाबैटिक परिवर्तन,
प्रदोष परिवर्तन बताते हैं आपको थोड़ी देर में। तो पहला तो है एडियाबैटिक कूलिंग होना चाहिए संघनन के लिए। दूसरा होना चाहिए वेपर प्रेशर, जलवाष्प दाब। वेपर प्रेशर, जलवाष्प दाब, ये संघनन का समानुपाती होता है। लिखते रहिए, संघनन का समानुपाती होता है। यानी वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो संघनन का दर अधिक होता है। वेपर प्रेशर समानुपाती होता है संघनन के रेट का। रेट ऑफ कंडेंसेशन हाई हो जाएगा। इसका एक उदाहरण ले सकते हैं कि वेपर प्रेशर एक ऐसी घटना है, एक ऐसा तथ्य है, एक ऐसा फैक्टर है, कारक है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भी, बॉइलिंग पॉइंट पर भी संघनन होता है। शीतलन की आवश्यकता है ही नहीं। इसका एक छोटा उदाहरण देंगे, तुरंत समझ जाओगे। मान लो कि आप पानी बॉयल कर रहे हो, उससे वेपर निकल रहा है, उसके ऊपर में एक लिड रख दो, एक ढक्कन रख दो। तो ढक्कन को जब वाटर वेपर हिट करता है तो हिट करने के बाद जल बूंद बनते हैं ना, और जल बूंद बन करके टपकने लगते हैं। तो कंडेंसेशन हुआ। टेम्परेचर तो इतना हाई है, लेकिन चूंकि सॉलिड सरफेस मिल गया और वेपर प्रेशर इतना ज्यादा है, वेपर का जो दाब है, सतह पर उत्पन्न जलवाष्प का दाब वेपर प्रेशर है। तो वेपर प्रेशर इतना अधिक है कि वेपर टकरा करके जलबूंद बन करके नीचे टपकने लगता है। तो ये वेपर प्रेशर समानुपाती होगा। जितना अधिक वेपर प्रेशर होगा उतना ही तीव्र संघनन होता है। जैसे कुकर है, मान लो कुकर में तुमने सीटी को निकाल दिया, अब सीटी निकल गया, वेपर निकल रहा है, उस पर हाथ रखो। अब देखो कि हाथ रखोगे तो उसमें पानी बिल्कुल धारे की तरह नीचे गिरने लगता है। जितना तेज हिट करेगा, हाथ मत रखना, तो कुछ देर में खून गिरने लगेगा। बर्तन रख करके देख लेना। तो ये वेपर प्रेशर से भी संघनन होता है। ओके, तो आप लिखो वेपर प्रेशर दूसरा कारण होगा। पहला एडियाबैटिक कूलिंग, दूसरा है वेपर प्रेशर, और तीसरा लिखो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई या जल सीकर या आर्द्रता ग्राही नाभिक, वाटर सीकिंग न्यूक्लियाई, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, या उसको जल सीकर भी लिखते हैं हिंदी में, आर्द्रता ग्राही नाभिक भी लिखते हैं उसको। ये जो लिखो, ये वायु में निलंबित ठोस कण होते हैं। वायु में निलंबित ठोस कण होते हैं। ठोस कण का प्रारूप क्या होगा? तो जैसे एरोसोल्स हो सकता है, जैसे कार्बन सूट्स हो सकता है, काजल कण जिसको कहते हो, कार्बन सूट्स है, पॉलेंस है, पराग कण है, तो एरोसोल्स है, डस्ट पार्टिकल्स है, वॉल्केनिक डस्ट है। ये सब पार्टिकल्स होते हैं जो वायु में उपस्थित होते हैं। एक इंपॉर्टेंट लाइन ये समझो कि अगर वायु से आप हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई को बाहर कर देते हो या सॉलिड्स को बाहर कर देते हो तो कभी भी वर्षा नहीं होगी, कभी भी संघनन का कार्य नहीं होगा, क्योंकि संघनन के लिए सॉलिड सरफेस की आवश्यकता होती है। जलवाष्प को कुछ सॉलिड चाहिए जिसके वो चारों तरफ आलिंगनबद्ध हो जाए और मेल्ट कर जाए, पिघल जाए। जब हम लोग आलिंगनबद्ध होते हैं तभी मेल्ट करते हैं ना, तो जलवाष्प में भी तो वही नियम लागू होगा। जलवाष्प में क्या है? गर्मी है, क्रोध है। मान लो आपके अंदर में क्रोध है और क्रोधी हो, आप चीख रहे हो, आकर के आपका कोई प्रिय व्यक्ति आपको हग कर ले, तो आप देखो कि आप कैसे मेल्ट करते हो। जलवाष्प में भी ऐसे ही होता है। प्रकृति के नियम शाश्वत हैं। प्रकृति के नियम जैविक, अजैविक, एबायोटिक, बायोटिक सभी एलिमेंट्स पे कार्य करते हैं। प्रकृति के नियम को समझने के बाद ही इंसान अपने जीवन और अपने
व्हाट अपने हैप्पीनेस और ग्रीफ जिसको कहते हो, द साइकिल ऑफ हैप्पीनेस एंड ग्रीफ है, उसको समझने लगता है। बुद्ध ने तो कहा जीवन में दुख है, दुख के कारण है। मुझे ये सिद्धांत अच्छा नहीं लगा। जीवन में दुख है, अरे भैया जीवन में सुख ही सुख है। इसलिए मुझे गीता ज़्यादा पसंद है, पड़ोस वाली गीता नहीं, गीता अपना जो साहित्य है। गीता में कहता है कर्म करो, कर्म प्रधान जीवन है, निष्काम कर्म करो। कर्म में वासना को नहीं जोड़ो, कर्म में लोलुपता को और लालच को मत ऐड करो, सिर्फ कर्म करो। तुम अगर धान रोप रहे हो और सोच रहे हो कि इस बार हमारा 100 क्विंटल धान अधिक होगा क्योंकि आज वर्षा अच्छी हुई है और इसके कारण बेटिया की शादी अच्छी हो जाएगी या बेटा दिल्ली पढ़ लेगा, तो इसमें देखो कहीं न कहीं लालच, लोभ, आकांक्षा कुछ न कुछ तो आ ही रही है। हो सकता है कि आज वर्षा हुई, कल वर्षा नहीं हुई, तो वो किसान कितना व्यथित होगा। तो अब देखो कि निष्काम कर्म करने से, मान लो किसान ये एस्टिमेट ही नहीं करता है कि मुझे क्या कितना चाहिए क्या नहीं चाहिए, सब छोड़ दिया उसने, ऊपर वाले पे छोड़ दिया या प्रकृति पे छोड़ दिया। ऊपर तो कोई है नहीं भाई, ये तो सत्य है। प्रकृति है, प्रकृति के नियम है। नियमों को समझोगे तो जीवन बहुत सुंदर रहेगा। निष्काम कर्म करोगे तो समझ में आएगा। कहीं भी गीता में नहीं लिखा है कि मैं भगवान हूं और तुम हमसे डरो और हमारा पूजा नहीं करोगे तो हम तुमको जला देंगे। ये सब पुराणिक लिटरेचर में आ गया, ये सब ब्राह्मणिक लिटरेचर्स में आया है। ये कि भी उपनिषद और वेद और गीता में एक शब्द भी ऐसा नहीं है। लोग हिंदुइज्म को भी नहीं समझ पाते हैं, जो हिंदू हैं उन्हीं को कुछ नहीं पता है इसके विषय में। वो कभी खुद पढ़ते ही नहीं, बस बाबा लोग का सुनते रहते हैं। तो बाबा अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करके, बाबा की कोई साइंस पढ़ा है क्या? जब साइंस ही नहीं समझ में आएगा तो अध्यात्म कैसे समझ में आएगा? तो साइंस पढ़ने वाले ही अध्यात्म भी समझते हैं और ज्योग्राफी पढ़ने वाले तो पूरे प्रकृति के नियम को समझते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने हम्बोल्ट को भी पढ़ा है ना, रिटर को भी पढ़ा है ना, हमने उपनिषद भी पढ़े हैं। अब मुझे समझ में आता है कि रहस्य क्या है, प्रकृति का रहस्य क्या है, सुख और दुख का रहस्य क्या है, साइकिल क्या है। बुद्ध ने कहा जीवन में दुख है। बहस हो सकती है, तो हमारे जो वेदांतिक लोग थे उन्होंने कहा बुद्ध शब्द को ही उन्होंने बुद्धू बना दिया। बुद्धू क्यों बना दिया? क्या होता है मीनिंग बुद्धू का? अगर ये बुद्धू आदमी है। बुद्धिज्म में बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी, एक शब्द भी ऐसा नहीं है। परमाणुवाद, विस्फोटवाद, स्फोटवाद, जो भी है, शब्द, ध्वनि, मात्रा, जो भी विश्लेषण है वो क्या है? वो तो सब यहीं का है, इसी मिट्टी का है। अलग से तो कुछ उसमें है नहीं। बुद्धिज्म में लाइफ साइकिल, जीवन मृत्यु का चक्र, वो सब तो यहीं से लिया गया। तो अलग से मुझे कुछ दिखता नहीं है उसमें। अलग से यही बस दिखता है कि बुद्ध ने कहा जीवन में दुख है। मैं ऐसा नहीं मानता। मैं सोचता हूं कि थैंक्स हेवेंस, धन्यवाद प्रकृति, मैं एक मानव के रूप में पैदा लिया और आपने मुझे 2 आंखें दी, नासिका दी, जिह्वा दिया, इंद्रिय दिए। मैं उसके माध्यम से आप प्रकृति को देख पा रहा हूं, चेतन अचेतन दोनों प्रकृति को देख पा रहा हूं। मैं आंख बंद करता हूं तो सब कॉन्शियस माइंड में भी मैं देखता हूं कि प्रकृति क्या है, हमारा ब्रह्मांड क्या है, हमारी संरचना क्या है। आंख खोलने पर मुझे दृश्य प्रकृति दिखती है। तो मुझे तो लगता है कि मानव जीवन और मानव तन एक अद्भुत संयोग है कि आप इस पूरे ब्रह्मांडीय अंतरिक्षीय संरचना में आप एक मानव बन गए। तो मानव जीवन का उद्देश्य भी तो यही होगा ना कि आप ज्ञान प्राप्त करिए, प्रकृति के रहस्य को समझिए। ये जो आप करते हैं कि मैं इस जाति का हूं, दूसरे जाति से घृणा, मैं इस धर्म का हूं, दूसरे धर्म से घृणा, ये आप क्या कर रहे हो यार? कैसे समझाऊं इस दुनिया को? क्या बोलूं लोगों को? लोग तो मुझे ही देखने लगते हैं उसी चश्मे से। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम प्रकृति की गोद में जाते हैं, घूमते हैं, बैठते हैं, फील करते हैं उसको। तरंगे आती हैं, पैर को छूती हैं, चली जाती हैं लौट करके। अनुभव करते हैं उसको, देखते हैं उसके वेग को, उस ध्वनि को, उस म्यूजिक को, सुनते हैं प्रकृति के म्यूजिक को। आसमान को देखते हैं बहुत दूर, गहराई। पागल नहीं है हम।
बहुत लोग सोचता है पागल हो रहा है धीरे धीरे करके। अरे भाई, सांसारिक सुख भी भोगते हैं, डिस्कोथेक जाते हैं ना, क्यों नहीं जाएंगे? मानव है, एंड आई एम ए मैन, सो आई डू वॉट एवर मैन कैन डू। प्रॉब्लम नहीं है मुझे। आर्थिक तंत्र में भी मैंने आर्थिक क्रियाओं को उत्पन्न किया है, तो ज्ञान का मैंने मटेरियल जो आध्यात्मिक पक्ष है, जो सांसारिक पक्ष है, जो भौतिक अर्थवाद है, सब में संतुलन बनाना, ये जीवन का लक्ष्य होगा आपका। और आप मेरे स्टूडेंट हो तो आप इस बात को शायद समझ पाओगे। मैं कोई वर्कशॉप में नहीं बोल रहा हूं, मेरी हिम्मत नहीं होती वर्कशॉप में ये सब बातें कहने की। तो बुद्ध ने कहा संसार में दुख है। मैंने कहा नहीं, दुख तो तब होता है ना जब आप निष्काम कर्म नहीं करते हो, तब दुख होता है। मेरे क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं, कितने एडमिशन लिए हैं, अगर उसके आधार पर हम पढ़ाना शुरू करेंगे तो निष्काम कर्म नहीं है। मेरा कर्तव्य क्या है कि एक बच्चा भी अगर बैठ करके वीडियो देख रहा है, ऐसा होता है, क्लास में 5 बच्चे भी आए हुए हैं, तो मेरे से जो ज्ञान का प्रवाह निकल रहा है, जो भी मैं माध्यम बना, शिक्षक एक माध्यम ही होता है ज्ञान का ना, बाकी तो सब कुछ प्रकृति है। तो अगर हम अपना 100% नहीं दे रहे हैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा रहे हैं, तो हम निष्काम कर्म नहीं कर रहे हैं। और निष्काम कर्म करके देखने में बहुत सुख है। इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि सामने कितने लोग बैठे हैं, क्या बैठे हैं, कितनी आमदनी हो रही है, मेरा घर कब होगा, मेरी वो बड़ी वाली गाड़ी कब होगी। वो होगा ना, तुम निष्काम कर्म करके देखो, वो होगा। निष्काम कर्म में एक बहुत बड़ा सत्य का ताकत और ईमानदारी छुपी हुई रहती है। तुम पढ़ो, निष्काम कर्म करो, तुम पढ़ो, अपने पुस्तकों को पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो, हर शब्द को पढ़ो, जो ज्ञान तुम्हारे सामने आ रहा है उसको पढ़ो, लिखो, शांत रहो, तभी निष्काम कर्म समझ में आएगा तुमको। गीता में एक और शब्द है स्थित प्रज्ञ होना। स्थित प्रज्ञ का मतलब है रिजल्ट्स। आप स्थित प्रज्ञ हो गए, न सुख का भाव है न दुख का भाव है, एक तटस्थ भाव है। आईएएस बन गए तभी तटस्थ, अपनी चेतना में तूफान नहीं उठना चाहिए, घमंड और अहंकार और गर्जना नहीं करनी चाहिए, तटस्थ भाव में रहो। और आजकल तो किसी को कहो कि गीता में ये लिखा है तो बोलता है, मजा लेता है वो, अच्छा देखिए इनको। लेकिन ये आंतरिक अनुभूति की चीजें होती है। आंतरिक अनुभूति की चीजें कई बार लोग व्यक्त नहीं कर पाते हैं। उसी तरह से जैसे अगर आप किसी व्यक्ति को प्रेम करते हो, आप कभी कह नहीं पाओगे कि आप कैसे उसको प्रेम करते हो। तो ये स्टूडेंट लाइफ में अगर समझ में आ जाए ना तो बहुत अद्भुत है। और छात्र जीवन में अगर निष्काम कर्म और स्थित प्रज्ञ की दशा, अगर आप इस 2 थ्योरी को समझ लोगे, पूरी जीवन बहुत शांति से कटेगी। और बुद्ध का ये लाइन गलत हो जाएगा, जीवन में दुख है, दुख के कारण है, कारण के निवारण है, सब मैंने पढ़ा हुआ है। लेकिन जो निवारण का उन्होंने खुद, जो निवारण के लिए खुद उन्होंने जो मार्ग अपनाया, संसार छोड़ दिया, और संसार छोड़ करके वो तपस्या में बैठ गए, 12-14 वर्ष बैठे रहे। ज्ञान कब प्राप्त हुआ? जब 16 वर्ष की एक बालिका चांदी के कटोरे में खीर, यानी भौतिकता का पराकाष्ठा है वो, नवयौवना के हाथ से खीर खाना, और बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई है। नवयौवना में वैसे ही मादकता आ जाती है, खीर खाने में वैसे ही मादकता और सौंदर्य आता है, कटोरे में, चांदी के कटोरे में वैसे ही सौंदर्य है। यानी अंत में तो बुद्ध को ज्ञान तभी प्राप्त हुआ जब इस धरती के सबसे सुंदरतम दृश्य को देखते हैं। अब ये सुंदरतम दृश्य सिर्फ स्त्री रूप नहीं हो सकता है, ये सुंदरतम दृश्य हो सकता है प्रकृति में भी। वहां भी देखो, स्त्री भी उसी का पार्ट है, पुरुष भी उसी का पार्ट है। हम लोग बहुत सारी बातों को समझते नहीं जिंदगी में। कोई न सुनने की कोशिश करता है, न समझने की कोशिश करता है। मैंने अपने स्टूडेंट्स को कई बार कम्युनिकेट करने की कोशिश किया है, पहले बताने की कोशिश की है मैंने ऑफलाइन क्लास में। बहुत गालियां सुनी, बहुत बुरे बुरे विचारों को लोग, तो ऐसे गंवार तंत्र से स्टूडेंट्स आते हैं, ऐसे क्या बोलूं मैं, दुख होता है। लेकिन ये भी लगता है कि उसमें हजारों में सैकड़ों तो ऐसे होंगे ना जो सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, उनके लिए तो कुछ बोलूं ही। तो आप देखो कि निष्काम कर्म का अर्थ क्या है, स्थित प्रज्ञ क्या है। और गीता में एक और थ्योरी है,
जो व्यक्ति गृहस्थाश्रम में है वो सबसे बड़ा योगी है, वही कर्म योगी है। जो गृहस्थाश्रम को छोड़ करके भाग रहा है वो कर्म योगी नहीं है। कृषि धरती से अन्न उपजाना होगा, अगर अधर्म हार रहा हो तो शस्त्र उठाना होगा, हिंसा भी करनी होगी, हिंसा भी सत्य। अगर सत्य हार रहा है अर्जुन, मारो, क्योंकि अधर्म जीत जाएगा। किसी ने सुना ही नहीं, मानव ने कभी समझा ही नहीं कि क्या ग्रंथ लिख रहा है। गीता लिख रहा है सभी धर्म मोक्ष की ओर ले जाएंगे। जैनिज्म, बुद्धिज्म, चारवाक, आजीविक, सारे धर्म आपको ले जाएंगे। कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारे धर्म मोक्ष की ओर ले जाएंगे और मोक्ष प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है। आप आशा है कि आप इस धरती पे उत्पन्न हुए तो अपने इस ऋषियों मनीषियों के इस विचारों को, उस समय गीता लिखी गई, उस समय उपनिषद लिखे गए जब कोई धर्म नहीं था, कोई अवतार नहीं हुआ था, कोई नहीं आया था। प्रकृति की गोद में हमारे मनीषियों की ये आध्यात्मिक सोच है। प्रकृति के गोद में ही, मां के गोद में ही समझ में आता है ममत्व क्या है। प्रकृति के गोद में ही समझ में आता है कि प्रकृति की माया क्या है, संरचना क्या है, प्रकृति क्या है। ये औद्योगिकरण और जनसंख्या विस्फोट और नगरीकरण और आध्यात्मिक और गैजेट्स वाली दुनिया में कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, जो आपके ऋषि मुनियों ने समझा। आज साइंस लेबोरेटरी में उत्पन्न होता है, तो मनुष्यों की लेबोरेटरी क्या था? पूरा प्रकृति, निश्चल निष्कपट प्रकृति। वहीं पे आध्यात्म का जन्म हुआ भारत का। आप सोचो कि आप उस आध्यात्म के, आपका लेगेसी है वो, और आप आज उसको समझ नहीं पाते हो। गीता में कहा गया निष्काम कर्म स्थित प्रज्ञ। गृहस्थ आश्रम में जो लोग रह रहे हैं वही कर्मयोगी हैं। कर्मयोगी यानी आप पढ़ रहे हो, आप कर्मयोगी हो। अन्न का उत्पादन कर रहे हो, आप कर्मयोगी हो। संतान उत्पन्न आपने किया है, आप कर्मयोगी हो। कर्मयोगी बनो, स्थित प्रज्ञ बनो, निष्काम कर्म करो। जीवन में कोई दुख नहीं है। अद्भुत संयोग है ये। संयोग वशात तुम मानव शरीर में उत्पन्न हो गए और तुम्हारे पास इंद्रियां हैं। इंद्रियों के माध्यम से प्रकृति को महसूस करो, स्पर्श करो। सब कॉन्शियस माइंड में प्रकृति की चिंतन करो। कहीं नहीं लिख रहा है भगवान की पूजा करो, कहीं नहीं लिख रहा है कि माला पहनाओ, कहीं नहीं लिख रहा है प्रसाद चढ़ाओ, कहीं नहीं लिख रहा है कि चादर चढ़ाओ, आरती चढ़ाओ, भजन गाओ। कुछ नहीं कह रहा है यार। अंतर्मुखी आध्यात्मिक जीवन जियो और कर्म करो। अद्भुत है, सेंसेशनल है। तभी तो बर्नार्ड शॉ, आइंस्टीन, विंटरनिज, मैक्स मूलर, पता नहीं कितने विद्वानों ने यह लिखा कि सिर्फ भारत और भारत की संस्कृति इस दुनिया का स्पिरिचुअल लीडर भारत हो सकता है। आध्यात्मिक गुरु विश्व का भारत हो सकता है। विवेकानंद ने इन्हीं बातों को एक अंश में सुनाया तो पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। आज विवेकानंद को भी समझने वाला कोई नहीं है। लेकिन आप मेरे स्टूडेंट हो और आज पता नहीं कहां से मेरी भावनाएं फूट गई। पता नहीं कहां पढ़ाते पढ़ाते कहां चले गए हम। और जो अंदर में होता है वो कभी न कभी बाहर निकलता है। जो मेरे अंदर में भाव हैं, जो मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट कम्युनिटी और ये जो यूथ है भारत का, वो इसको समझे। धर्म विहीन, जाति विहीन समाज की स्थापना कैसे होगी? जहां पे इंसान सिर्फ इंसान रहे, उसकी पूरी मानसिक स्वतंत्रता हो, कोई उसे डराए नहीं और कहीं भी जा सके, कहीं भी घूम सके, पक्षी की तरह उड़ सके, स्वतंत्र रहे। इससे अद्भुत
कुछ नहीं हो सकता है। और मानवता का गोल मानवता का लक्ष्य भी यही होगा। आशा है हमने आपका टाइम खराब नहीं किया। चलो पढ़ाते हैं, पढ़ाना तो है ही। हाँ, कर्म सिद्धांत पे वापस आते हैं। ओके, क्या पढ़ा रहे थे हम? कॉन्डेंसेशन। मुझे लगता है कि पानी पी लें। हार्ड वर्क करते हैं तो उम्मीद रखना क्यों क्यों नहीं उम्मीद रखें? तभी तो दुख होगा। दुख से बचना है तो बाकी दिस माई बॉल ऑफ फ्रूट। चलो पढ़ते हैं। तीसरा लिखो, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का होना आवश्यक है। अब इसके बाद आपको लिखना है संघनन के प्रारूप। संघनन के प्रारूप क्या है?
संघनन के प्रारूप। संघनन के प्रारूप। संघनन के प्रारूप में सबसे पहला तो है स्मॉग यानी धूम्र कुहरा, धूम्र प्लस कुहरा, यानी यह है स्मोक प्लस फॉग। तो ये नगरीय और औद्योगिक जो संकुल हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, अर्बन इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हैं, तो नगरीय औद्योगिक संकुल में स्मॉग पाए जाते हैं। फॉग कैसे बनता है मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये स्मोक प्लस फॉग है। इसमें दृश्यता विजिबिलिटी होती है लेस देन फ्यू मीटर्स। फ्यू मीटर्स में कितना आएगा ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन 2 मीटर 4 मीटर, फ्यू मतलब ये होता है कि 5 मीटर। आप अपने से आगे 2 मीटर 3 मीटर ज्यादा नहीं देख सकते हो। कई बार तो स्मॉग इतना घना होता है कि आप 1 मीटर भी देख नहीं पाते हो। गाड़ी का जो फॉग लाइट है वो भी वहीं पे बस दिखाई, आगे कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। कई बार ऐसे हम फंसे हैं ड्राइव करते हुए। एक बार तो जयपुर से आ रहे थे, उसी में बुरी तरह से फंसे थे। कई बार हिल्स पे और एक बार जहानाबाद के पास फंस गए थे बुरी तरह से, इतना डेंस फॉग था। दूसरे पे आओ, धूम्र कुहरा। धूम्र कुहरा में के बाद लिखो दूसरा फॉग। दूसरा है फॉग। फॉग तो मैंने आपको लिखा दिया। दृश्यता इसमें लेस देन 1 किलोमीटर की होती है। ये फॉग है। दृश्यता 1 किलोमीटर की होती है।
निष्काम कर्म का मतलब ये थोड़ा ना होता है, गोल तो होगा ही ना, गोल तो होगा ही कि मुझे अन्न उपजाना है। अन्न उपजाना है तभी तो काम कर रहे हो, लेकिन कितना अन्न उपजाना है ये मत सोचो, कितना उपजेगा उसकी आशा मत करो। निष्काम मतलब कामना। कामना मतलब क्या हुआ, तुम किसी भी सुंदर वस्तु को देख करके तुम्हारे अंदर में लोभ उत्पन्न हो रहा है, उसकी बात की जा रही है। चलो छोड़ो, रहने दो, अकेले पर्सनली मिलोगे कभी तब बात करेंगे। ओके, फॉग यानी दृश्यता 1 किलोमीटर से कम। फॉग क्यों हुआ था? तापमान की विलोमता। तापमान की विलोमता के कारण फॉग होता है। और इस पे तो मैंने आपको पूरा लिखवा दिया है। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर में फॉग का उत्पत्ति लिखवाया हुआ है, इसलिए इसमें नहीं। अब तीसरे में आओ तो स्मॉग है, फॉग है। तीसरा है मिस्ट। मिस्ट में दृश्यता होगी 2 से 3 किलोमीटर की दृश्यता होती है मिस्ट में। मिस्ट का मतलब क्या होता है? कुहासा। यह है कुहरा और यह है कुहासा। 2 से 3 किलोमीटर की दृश्यता होती है। मिस्ट 2 तरह का हो सकता है, एक तो है संघनन और दूसरा है वर्षा के पश्चात। वर्षा के पश्चात जल कण का जल कणों का वर्षा के पश्चात जल कणों का वायु में निलंबित रहने से दृश्यता में कमी। दृश्यता में कमी। तो मिस्ट 2 तरह से बनता है। पहला है जलवाष्प का संघनन हो गया वायु में, ये फॉग से कम डेंस होगा। तो जनरली डेजर्ट्स में जहां पे जलवाष्प कम होते हैं वहां पर कुहासा ज्यादा दिखता है, जहां जलवाष्प कम है वहां पर। लेकिन नहीं तुम देखोगे कि बिहार या ईस्टर्न यूपी या फिर वेस्टर्न यूपी तराई के क्षेत्र में जहां आर्द्रता बहुत ज्यादा है
वहां पर चूंकि जलवाष्प की मात्रा बहुत अधिक है, इसलिए वहां संघनन के कारण अधिक संघनन होगा, संघनन के बिंदु अधिक बनेंगे तो वहां फॉग मिलेगा। और शुष्क प्रदेशों में मिस्ट ज्यादा बनता है, कुहासा बनता है। और नंबर 4 है स्मेज और नंबर 5 है हेज। हेज का अर्थ होता है धुंध और स्मेज का मतलब हो गया स्मोक प्लस हेज। तो स्मेज भी कहां बनेगा? स्मेज भी बनता है नगरों में, तो ये एक नगरीय परिघटना है स्मेज। स्मेज तो दिल्ली में लगभग हर क्षण रहता है। ये भी एक प्रकार की नगरीय परिघटना है जो प्रदूषण के कारण ये प्राप्त होता है। फिर हेज, धुंध भी दो प्रकार से हो सकता है। पहला तो यह है कि संघनन के बिंदु अगर वायु में निलंबित दशा में है, कम मात्रा में, और दूसरा हो सकता है कि डस्ट पार्टिकल फैला हुआ हो, डस्ट पार्टिकल्स हो, धूल कण हो, और तीसरा यह हो सकता है कि मीथेन गैस, जैसे कि चावल के जो धान का खेत होता है, धान के खेत में आपने देखा है कि सुबह सुबह धान के खेत की तरफ लोग जाते हैं ना, बीच में जो डिवाइडर होता है, पगडंडी क्या बोलते हैं, आरी क्या बोलते हैं उसको यार, जो धान के खेत के बीच में होता है, वहां पे सुबह सुबह लोग लोटा लेकर के जाते हैं जंगल, तो वो दूर से दिखेगा तुमको धान के खेत के ऊपर में कि फॉग जैसा कुछ बैठा हुआ है। वो फॉग नहीं होता है, वो धुंध होता है, वो हेज है जो मीथेन गैस रिलीज करता है ना, राइस फील्ड से मीथेन गैस निकलता है, तो वही मीथेन गैस चारों तरफ भरा हुआ रहता है। ओके, तो यही है तुम्हारा। अब इसमें हम लोग देखेंगे दृश्यता के आधार पर, तो इमेज में दृश्यता है 3 से 5 और हेज में 5 किलोमीटर तक दृश्यता रहती है। अब यहां ऊपर से नीचे आओगे तो दृश्यता के आधार पर मैंने ये सीक्वेंस बनाया, दृश्यता नीचे की ओर बढ़ रही है नीचे की ओर दृश्यता, है ना। तो ये संघनन का प्रारूप है। अब संघनन के प्रारूप में जो छठा होगा, जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा आपको पढ़ने और सीखने की आवश्यकता है, वो छठा है बादल, यानी
मेघ। अब इसको समझने के लिए क्या करना है, हमारे YouTube चैनल पे जाइए, हमारे YouTube चैनल पे जाइए और वहां बादल के ऊपर में मैंने पूरे 1.5 घंटे का एक लेक्चर डाला हुआ है। 1.5 घंटे का लेक्चर है और बादल के सभी प्रकार, कारण, संबंधित मौसम और नए जो बादल आर्टिफिशियल मेघ बनते हैं उसके विषय में भी सब कुछ बताया हुआ है। तो आप उसको जाकर के ध्यान से कम 2 बार देखो, और वो तो फ्री है, वो 5 बार भी देख सकते हो, और उससे नोट डाउन करके एक अच्छा नोट्स बनाओ, क्योंकि अब बादल आप पढ़ सकते हो। तो बादल के लिए यूट्यूब चैनल में, हमारा यूट्यूब चैनल का नाम क्या है यार, आलोक रंजन IAS दिगमनी एजुकेशन, ऐसे करके डालोगे तो आ जाएगा। तो आप उस चैनल पे जाओ और वहां पे जाकर के बादल के लेक्चर को कम से कम 2 बार देखो और उसका लाभ लो। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अब आपके मैसेजेस कुछ पढ़ लेते हैं। अच्छा, मेढ़ कहते हैं, करेक्ट, ड्रेढ़ कहते हैं। हैदर बता रहा है ड्रेढ़, मेढ़, ये जो शब्द गांव में कितना प्रचलित है। हैदर लगता है हमारा फॉलो करता है यूट्यूब चैनल। कितने लोग नहीं करते हो चैनल को, चैनल में कितने लोग नहीं हो? वैसे हम बहुत ध्यान नहीं देते हैं उस चैनल पे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें शुरू में डाली हैं मैंने। ओके, बिल्कुल, सुजीत सिंह ठाकुर का ये अच्छा सुझाव है। नहीं, ये लॉ एंड ऑर्डर का विषय है। ट्रैक्टर की जो रैली 26 को होने वाली है, या जो लोग जबरदस्ती कह रहे हैं कि हम ट्रैक्टर लेके दिल्ली में घुसेंगे ही, क्या इसका मतलब है भाई? इसका कुछ अर्थ समझ में नहीं आता है कि क्यों घुसना चाहते हैं, कौन लोग हैं और क्या है। ये फॉर्म लॉ को जब 18 महीने के लिए टांग दिया गया, तो अब भी क्या है, कुछ समझ में नहीं आता है। कौन सी शक्तियां हैं जो ये प्रोटेस्ट में लगी हुई हैं? ये प्रश्न तो अब एक एक भारतीय के चिंतन में आना चाहिए। न सुप्रीम कोर्ट की सुनेंगे, न संविधान की सुनेंगे, न अब पुलिस को चार्ज दे दिया गया है। दिल्ली पुलिस तो देखेगी अब इसको। दिल्ली पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के मामले को देखती है। अब बेवजह जानबूझ करके तमाशा करवाने के लिए लोग लगे हुए हैं। इसमें कुछ खास जाति और कुछ खास धर्म समुदाय जो बने हुए हैं, उनके लोग क्यों लगे हुए हैं समझ में नहीं आ रहा है। उनके समझ में नहीं आ रहा है। किसान नेता सब सोच रहा है कि इसी बहाने करोड़ों कमा लिया जाए, और कुछ नहीं हो रहा है ये। चलो, ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। बादल तक पढ़ लेना है, क्योंकि हम बादल अब पढ़ाएंगे नहीं, इसलिए मत सोचना कि कल आके फिर हम बादल पढ़ाएंगे। और बादल आपका पढ़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर बादल नहीं पढ़ोगे तो आगे जलवायु विज्ञान चलेगा नहीं। जलवायु विज्ञान बिल्कुल नहीं चलेगा। और उस वीडियो को देख करके नोट्स बना लेना है। पूरा बादल पे जो हम पढ़ाए हैं आपके नोट्स में एज इट इज आ जाना चाहिए। तो आप क्या करना है कि 4 पेज 3 पेज का नोट्स बनेगा कम से कम बादल के ऊपर में, पूरे बादल के नोट्स को बना लो। खालिस्तानी कौन लोग होते हैं? खालिस्तानी अब कोई नहीं होता है। अब खालिस्तानी जैसा कोई शब्द नहीं है। 2-4 लोगों के बोलने से खालिस्तान एक्चुअली एक डिमांड था कि जो सिख लोग हैं वो अलग पंजाब की मांग कर रहे थे, लेकिन पंजाब में 50% सिख हैं, 50% अन्य धर्म के लोग हैं। और धर्म के आधार पर अगर भारत को बांटना शुरू करोगे तो फिर भारत का कॉन्सेप्ट ही बेकार हो गया।
धर्म के आधार पर भारत तो बना नहीं है। फिर वो जो लोग कहते हैं कि भारत को हिंदू स्टेट घोषित कर दो, फिर उनकी भी कामयाबी हो जाएगी। इसलिए धर्म शब्द को तो आना ही नहीं चाहिए राजनीति में। आज मैंने जो आपसे कहा उसको भी बहुत ध्यान से सुनना। जो मैंने आज पता नहीं किस भावावेश में मैंने बात कर दी, उसमें 2 बातों का ध्यान रखना। तुम लोग मेरे बच्चे की तरह हो, यंग हो, बहुत उम्र भी है तुम्हारी, ऐसा नहीं है, लेकिन एक शिक्षक का दृष्टिकोण होता है कि अपने से 10-15 साल छोटे को भी बहुत छोटा मानता है, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। वयोवृद्ध होना और ज्ञान वृद्ध होना, ये दोनों अलग चीज़ें होती है। 16 साल की उम्र में भी आप ज्ञान वृद्ध हो सकते हो, तो आप 40 साल की उम्र से अधिक व्यक्ति से भी ज्ञानी हो सकते हो। चलो, ओके, बाय एंड टेक केयर।